मैं फ्लाई कर रहा हूँ, जयपुर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, और फिर मुझे इंडिपेंडेंटली कोई जगह देखनी है जिसपे मुझे लगता है कि यार इस क्षेत्र के अंदर काम करना, तो मेरी तो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन और ये सब एडवांटेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, इन सब को देखते हुए शायद मेरा रुझान हो इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टरिज्म में। तो जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट आप कैसे देखते हैं पिछले 10 साल में और आने वाले 10 साल में? हमें उस जगह पे निवेश करना चाहिए जो फ्यूचर हो, लेकिन फ्यूचर कैसे पहचाने? रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसा तो बहुत बनाती है, बहुत पैसा बना के देती है, चाहे वो बिल्डर हो, कस्टमर हो, ब्रोकर हो, कोई भी हो, पर इसमें चीट के चांसेस भी उतने रहते हैं और ऐसे काफी सारे केसेस भी सुने, और उनको रोकने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए रेरा जैसे। लेकिन फिर भी कैसे किस व्यक्ति पे भरोसा करके हम अपने पूरे जीवन भर की पूंजी किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपे? कोई व्यक्ति है, नया है, एम्बिशियस है, सपने रखा है, युवा है और कुछ करना चाहता है, कुछ सपने हैं, वो व्यक्ति कैसे इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर सकता है? एक ऐसा पॉइंट कि आपको उस पर आज भी गर्व होता है कि हाँ, ये मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से आज मुझे नाज है कि मैंने इतना समय इस इंडस्ट्री को दिया। रूरल रियल एस्टेट वर्सेस अर्बन रियल एस्टेट, ये क्या है? एक ग्रामीण हमारा रियल एस्टेट है और एक शहरों में बढ़ता हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन सर, प्लॉट वर्सेस फ्लैट। ये हर व्यक्ति को कंफ्यूजन रहता है कि प्लॉट लूँ, घर लूँ, विला लूँ, फ्लैट लूँ। मैं बात करूँ, हजारों साल पहले भी लोग अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो रियल एस्टेट ही था, युद्ध करते थे। आज भी वही हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी होगा। रियल एस्टेट का भविष्य क्या है सर? वेलकम अनिल सर हमारे इस चैनल, हमारे इस पॉडकास्ट शो में। हमें खुशी है, हम अनिल जी के साथ शुरू कर रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट यात्रा को रियल एस्टेट एक्सपीरियंस दुनिया के सामने लाने के लिए। और मैं सबसे पहले आप ही की जर्नी से शुरू करना चाहता हूं सर, कि कितना टाइम हो गया आपको इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और कैसे कैसे आपके उतार चढ़ाव रहे और क्या आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी और कैसी रही अब तक, थोड़ा बताइए प्लीज। ओके, सो मेरी जर्नी रियल एस्टेट में अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा 2003-4 के आसपास, इन टर्म्स ऑफ दी स्टूडेंट के तौर पे कहूँगा मैं। मैं उस वक्त बैंगलोर में था और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो अपने गांव से की, छानी बड़ी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। और उसके बाद मैं चला गया बैंगलोर। तो हम पढ़ाई की तो बात नहीं करेंगे, बहुत गए थे हम स्टडी के लिए, बट जो स्टडी का जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। या पर्सनली एज ए मेरी लाइफ के अंदर वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलना, एक्सपोजर की अगर हम लोग बात करें वो देखना। और फिर वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट एक इवॉल्व हो रहा था ट्रेडिशनल मार्केट से। बिल्डिंग्स बन रही थी, ग्रुप हाउसिंग्स बन रहे थे, तो कुछ जो 8-10 फ्लैट्स की सोसाइटीज होती हैं 400-500 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो बनी हुई थी, हमने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। सो वी स्टार्टेड कि हाँ, यहाँ पे रेंटल इनकम का बहुत अच्छा स्कोप है, कैसे काम हो रहा है, क्यों रियल एस्टेट बढ़ रहा है यहाँ पे, क्यों प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट आई थिंक वो हमने और वहीं से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ रियल एस्टेट लाइन में आने का। बट वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज का थोड़ा हमारे साथ वो था, तो मैंने होम लोन से स्टार्ट किया। स्टार्टेड विद होम लोन, बिकॉज वो उसी का एक वहाँ पे कंपेरेटिवली हमको डील डन होने के बाद उनसे बात करनी होती है। जहाँ पे पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन वर्क का काम ज्यादा होता है, लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो फिर हमने वहां से थोड़ा सा मार्केट। ये आपको कब लगा अपने करियर में कि मुझे रियल एस्टेट में ही काम करना चाहिए, ये मेरे लिए परफेक्ट इंडस्ट्री है? ऐसा कुछ उसको कह सकते हैं, बाय इंसिडेंट कह सकते हैं। जैसे मैं बायो स्टूडेंट था, आई वाज बायो स्टूडेंट। यस, बायो स्टूडेंट्स रियल एस्टेट। तो बायोटेक्नोलॉजीज कभी मुझे ऐसा था कि 12th में बायो के थे, मेरे फ्रेंड सब उसमें उसके अंदर थे। तो मुझे लगा चलो, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल के, तो उन्होंने बायो ली थी, तो मुझे लगा नहीं यार चलो यही लेते। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था उस वक्त। तो लेकिन जब बायोटेक के अंदर गया तो वो कभी मुझे इंटरेस्ट नहीं किया। मुझे लोगों से बात करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम करना, शुरू से आउटरोवर्ट टाइप। यस, तो वो चीजों पे मेरा हमेशा ध्यान। आई एम वेरी गुड एट रेपो बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो मुझे लगा कि यार मैं अब मेरा प्रोफाइलिंग ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिसर्च में या पीएचडी में या साइंटिस्ट टाइप का मेरा दिमाग ही नहीं है। तो उसके अंदर मैं अपना करियर को भी वो करूंगा और जो मेरे आसपास एनवायरनमेंट होगा वो भी उससे इम्पैक्ट होगा। आई थिंक मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगा टू बीइंग इन दिस प्लेनेट। तो फिर मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री देखनी स्टार्ट की। मैंने रियल एस्टेट धीरे धीरे मुझे लगा कि ये एक मार्केट है। इंडिया जिस लेवल पे ग्रो हो रहा है, आज से मैं ये बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 17-18 साल पहले की। तो रियल एस्टेट में कितना एक्सपीरियंस हो गया, टोटल कितने साल हो गए? सो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग की अगर हम लोग बात करें तो टोटल मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद रियल एस्टेट
इन 2007-8 तो एनसीआर में गाजियाबाद के पास एक जगह डिवोल्व हो रही थी, द प्लेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग रिपब्लिक। ओके, राइट, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक एक बहुत काइंड ऑफ पहला कॉन्सेप्ट था जहाँ अलग अलग बिल्डर्स आए थे, उन्होंने एक साथ एक सिटी बनाई जो जिसके अंदर कमर्शियल डेवलपमेंट सबका मिक्स था, कोई कमर्शियल बना रहा था, कोई रेसिडेंशियल। दैट्स काइंड ऑफ एन स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो उस जमाने का, आज से 20 साल पहले का। लेकिन वो तो वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की मेरी रियल एस्टेट की ओवरऑल। उस वक्त आई वाज पार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पीएसजी फर्म होती, प्रॉपर्टी सर्विसेज ग्रुप, तो वो मैंने ज्वाइन किया। फिर वहां से आपने अपनी यात्रा शुरू करी। हाँ, मतलब जॉब की वहां से मैंने रियल एस्टेट के आपने सपने वहां से देखने शुरू करे। एग्जैक्टली। तो आप ज्यादातर किस फील्ड में काम करते हैं भारत के, मतलब उत्तर में, दक्षिण में, या दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, किस एरिया में आपका रियल एस्टेट का ज्यादा काम रहा है शुरू से? शुरू से एनसीआर में ज्यादा रहा, दिल्ली एनसीआर। उसके बाद आउटकट्स ऑफ दी एनसीआर जैसे माइक्रो मार्केट्स लाइक धारूहेड़ा, भिवाड़ी, मानेसर, रिसेंट टायर 1 में आते हैं, टायर 2 सिटीज, टायर 2 टायर 3 सिटीज में कहेंगे। फिर लास्ट 2-3 साल से हम लोग जयपुर मार्केट के अंदर एंट्री किए। सो जयपुर इन टर्म्स ऑफ टियर 2 मार्केट में बहुत इमर्जिंग मार्केट है, तो वहां पे हमने बहुत अच्छा काम किया। जगतपुरा इज द वन लोकेशन जो हमको लगता है बहुत इवॉल्व हो रही है। दिल्ली से जयपुर आपने कैसे चुना? तो दिल्ली से जयपुर अगर चॉइसेस की बात करें नॉर्थन मार्केट के अंदर, तो जयपुर का एक तो मेरा पर्सनल कनेक्ट कह सकते हैं आप, बीइंग फ्रॉम द राजस्थान एंड बीइंग दैट पार्ट ऑफ, बिकॉज उसका एक एक्सटेंशन मुझे लगा गुड़गांव का एक नेक्स्ट एक्सटेंशन एरिया है जो जयपुर बन रहा है। कंपनीज की एक चॉइस है, सेकंड चॉइस है। अगर उनको नॉर्थन मार्केट के अंदर काम करना है, देयर इज वन एरिया जहां लखनऊ और वो बेल्ट के अंदर जाएगा। सेकंड मार्केट दे विल गो फॉर दी जयपुर काइंड ऑफ सिटी, जो जहां पे जो टैलेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, और इंफ्रा बहुत अच्छी बन रही है। राइट, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सब चीजों ने मुझे लगा कि जयपुर एक मार्केट है जिसके ऊपर हम लोग। जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट आप कैसे देखते हैं पिछले 10 साल में और आने वाले 10 साल में? ओके, हाँ, पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जस्ट रियल एस्टेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। द ग्रुप, जो कुछ ग्रुप थे वो आने स्टार्ट हुए, जैसे यहाँ पे मंगलम एक ग्रुप हो गया, आशादीप एक ग्रुप हो गया, यूबी ग्रुप हो गया, तो कुछ मैं कहूँगा 10-15 बड़े नाम थे। आज हम लोग बात करें तो ये जो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, नए प्लेयर्स बहुत मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप देखोगे हर 2 साल के अंदर एक नई मार्केट बन रही है। बिल्कुल राइट, हर 2 साल के अंदर एक नई मार्केट के ऊपर काम हो रहा है। और जो पहले से इन एंड अराउंड जयपुर के लोग आते थे, अब लोग दिल्ली एनसीआर से पैसा यहाँ पे लगाते हैं, अब लोग हरियाणा से पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, अब बॉम्बे से पैसा लगता है। बाहर के इन्वेस्टर काफी इंटरेस्टेड है जयपुर में। यस, ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो सिटी इन टर्म्स ऑफ बहुत ग्रो हो रही है। राइट, कंपेयर करें तो अफोर्डेबल लिविंग है यहाँ पे, एजुकेशन अच्छी है, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, देन मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो अगर नॉर्थन मार्केट के अंदर बात करें तो जयपुर मेडिकल टूरिज्म में नंबर 1 कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हो उसको। तो इन सब एरियाज का बहुत फर्क है। देन पीस ऑफ लिविंग है, आप क्राइम फ्री प्लेसेस में भी काउंट होता है। हाँ जी, अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर 1 नंबर पे चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पे जयपुर को रखा गया है खुशनुमा शहरों में पूरे विश्व में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और जयपुर को हमें भी जो चीज आकर्षित करती है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। यानी कि भूतकाल के रूप में यहाँ पे राजा रजवाड़ों का इतिहास भी है। यहाँ पे आपको 1000-2000 साल पुराने किले, हवेलियां भी है। यहाँ पे वर्तमान के हिसाब से आपको प्रॉपर सारी सुविधाएं भी, और भविष्य के हिसाब से यहाँ मॉल डेवलपमेंट और सारे वो विकसित चीजें हैं जो जयपुर को एक कंप्लीट शहर बनाती है। तो यहाँ पे वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों है। तो ये चीज बड़ी आकर्षित लगती है। तो इसी चीज पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जयपुर का भविष्य आप ज्यादातर किस एरिया में देखते हैं? क्योंकि जयपुर के जैसे चारों तरफ अभी रिंग रोड भी बन रही है, और जयपुर जैसा कि कहा जाता है कि ये हमेशा फैलता जाता है। हमारे दादा के टाइम पे ये सिर्फ 4 दीवारी में था, हमारी पीढ़ी में ये वैशाली नगर, मानसरोवर, जगतपुरा तक फैल गया। अब जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, देखा जा रहा है कि अभी रिंग रोड से बाहर भी काफी डेवलपमेंट चल रहा है। अजमेर रोड में बगरूर आगे तक भी काफी विकास हो रहा है। जगतपुरा के भी आगे तक काफी जमीनें कट के बहुत अच्छे दामों में बिक रही है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक जयपुर किस लेवल तक बढ़ जाएगा? जैसे मैं बात करूं कि करंटली अभी रजिस्टर्ड आबादी की बात करें, लगभग 50 लाख की आबादी है जी जयपुर शहर की, जो हर 5 साल के अंदर लगभग 15 से 20% के बढ़ती रहती है रेट पे ग्रो हो रही है। राइट, तो ऑफ कोर्स हमको जगह की, इंफ्रा की तो रिक्वायरमेंट है ही है। राइट, जो हमारी पॉपुलेशन है, तो
उसका बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा क्या, यहाँ पे इंफ्रा फैलाने के लिए बहुत जगह है। आप किसी भी एरिया की तरफ चले जाओ, चाहे वैशाली नगर हो तो वैशाली नगर एक्सटेंशन पे चले गए, मानसरोवर हो मानसरोवर एक्सटेंशन चले गए, मालवीय नगर का एक्सटेंशन जगतपुरा बना, जगतपुरा का एक्सटेंशन भी महल रोड और गोनेर और वो सब एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मतलब इंफ्रा क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ने पड़ रहे हैं, कुछ जंगल काटने पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इस सिटी के अंदर दिया है। ऑलरेडी ओपन लैंड है, आप बस एक्सटेंशन करते जाओ। मतलब आपको बहुत, बाकी शहरों के अंदर क्या है, जैसे अगर आपको बॉम्बे में एक्सटेंशन करना है तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको दिल्ली में करना है तो यू डोंट हैव एनी चॉइस। वो जयपुर में एडवांटेज है। लोगों को डिसएडवांटेज लगता है कि यार कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम मानते हैं कि अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको सिर्फ रोड्स बनाने हैं, मेट्रोज लेके आनी है, लोग वहां पे आ जाएंगे, कंपनीज आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, आपके पास बाकी सब चीजें। ऐसा कहा जाता है कि अभी नया जयपुर जगतपुरा की तरफ बस रहा है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है, कितना पॉसिबल है अगले सालों? जगतपुरा को मैं पिछले 10 साल से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, इसीलिए हमने अपना पहला जो सेंटर है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर ओपन करने के बाद पहला सेंटर भी हमने इसलिए जगतपुरा को चुना, क्योंकि वो एरिया है जो वेल प्लान्ड है, राइट। वहाँ की रोड सब 200 फीट 80 फीट 250 फीट की रोड है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। देन उसके अलावा आपके पास स्कोप बहुत है। मालवीय नगर का नेक्स्ट एक्सटेंशन है, राइट। मालवीय नगर से आप 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाते हो। हॉस्पिटल्स बहुत आ रहे हैं। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी वजह से ऑलरेडी वहां पे आईटी का एरिया जिसका बहुत स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो अपने आप के अंदर अगर किसी को किसी भी लाइन में काम करना है, एजुकेशन की लाइन के अंदर है, तो वहां पे टॉप 10 स्कूल्स है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, टॉप 10 आईटी कंपनीज है वो वहां पे है, टॉप 10 हॉस्पिटल्स है वो वहां पे है। तो अगर आपको ये 5-4 चीजों को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो आप पाओगे इन सब के अंदर जगतपुरा एक कॉमन लोकेशन आ रही है, राइट। और पिछले अगर 5 साल के अंदर आप बात करोगे, प्रॉपर्टी प्राइजेस ऑलमोस्ट 4 गुना हुए हैं वहां पे, लैंड प्राइजेस की बात करें। और हमारा मानना है कि ये जो है ये इसको बढ़ता ही जाएगा। लोगों को कंजेशन और बाकी सब जगह पे नहीं रहना होता है। लोग चाहते हैं एक अच्छी जगह पे रहें। और अब जैसे बिशलपुर और इन सब के वाटर लाइन सप्लाई होने के साथ जगतपुरा में मार्केट और ओपन अप हो गया है। जो भी की प्लेयर्स हैं राजस्थान, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्केट, जो अक्रॉस नॉर्थ इंडिया के जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं वो लैंड बाय कर रहे हैं जगतपुरा में। बिकॉज हर एक कोई एक्सटेंशन की सोचता है, तो देखते हैं कौन सी लोकेशन चल रही है, कहाँ पे लोगों का स्कोप ज्यादा है। तो वो एक लोकेशन है। जगतपुरा को कंपेयर किया जाता है अजमेर रोड से। यस। ये भी कहते हैं कि अजमेर रोड ज्यादा डेवलप्ड है जगतपुरा से। यस। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, अजमेर रोड वर्सेस जगतपुरा? हाँ, ऑफ कोर्स डेवलप्ड है अगर मैं बात करूं, लेकिन मेरा मानना है जो फ्यूचर है, द फ्यूचर इज इन जगतपुरा। ओके। आज से और अजमेर रोड की सेज के बारे में बात करें, जो काफी बीघाओं में फैला हुआ है, वहां पे इंडस्ट्रीज जो जिस लेवल की आनी चाहिए वो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लग रहा है। बिकॉज सेज आई थिंक ऑलमोस्ट 15 years नाउ, 15 साल से वहां पे हैं। लेकिन जिस लेवल का एम्प्लॉयमेंट अगर मैं 5 साल के अंदर ही बात करूं जगतपुरा ने क्रिएट किया है, वो शायद उन्होंने 15 साल के अंदर नहीं किया, राइट। और ऐसा नहीं कि नहीं किया तो नहीं होगा, धीरे धीरे इंफ्रा आ रही है तो बाकी सब चीजें भी आ रही है। मुझे लगता है कि जिस एरिया को आप जगतपुर अजमेर रोड का जो बायर है वो जगतपुरा का बायर नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो है। वो लोगों का ये मेंटेलिटी तो हाँ, तो वो अजमेर रोड पे लेना चाहता है वो उस एरिया में वो वही एरिया देखना है। बट अगर मैं बाहर से अगर मैं सपोज करो मैं फ्लाई कर रहा हूँ जयपुर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ और फिर मुझे इंडिपेंडेंटली कोई जगह देखनी है जिसमें मुझे लगता है कि यार इस क्षेत्र के अंदर काम करना, तो मेरी चॉइस स्ट्रेटेजिकली लोकेशन और ये सब एडवांटेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मॉल, इन सब को देखते हुए शायद मेरा रुझान जगतपुरा की तरफ होगा इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर अगर मैं हूं तो। ओके, परफेक्ट। आपने इन्वेस्टर वाली बात कही सर, तो मैं एज ए इन्वेस्टर जानना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो रियल एस्टेट वर्सेस काफी सारे फील्ड्स हैं आज के टाइम पे, क्रिप्टो, स्टॉक, बहुत सारी चीजें चलती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे यदि कोई नया युवा या हमारे बड़े बुजुर्ग तो करते ही हैं, वो तो कहते हैं कि सोना और प्रॉपर्टी में निवेश करो, बट आज का जो युवा जेन जी जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और ऑनलाइन वगैरह उसको सारी जानकारी है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप रियल एस्टेट को कितना रिकमेंड करते हो और क्यों? ओके, ट्रेडिशनली जो हमारी जनरेशन रही है तो उसने ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में पैसा बनता हुआ देखा है, तो वो है। अगर मैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो शायद हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड उन सबसे थोड़ा नीचे आते हैं। वो 1-2% हमसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है और लिक्विडिटी ईजी है, ये सब चीजें। बट फिर भी लोगों ने पैसा जो बनते हुए देखा है ट्रेडिशनली पिछले 50 साल 100 साल से, वो रियल एस्टेट में इसलिए देखा, उसकी 2-3 बेसिक वजह रही। एक तो इसको लिक्विडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। जैसे ही आपको सपोज करो आपने 30 लाख 40 लाख का आपके पास प्लॉट है या फ्लैट है,
आपको इमीडिएटली 4-5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप इसको लिक्विडेट नहीं करते जी, आप लास्ट में इसको लिक्विडेट करने की सोचते हैं। और एक तो लिक्विडेट होता नहीं है। अगर आज आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहो तो ऐसा नहीं 3 दिन के अंदर आप पैसा ले लोगे, समय लगता है, उसका समय लगता है, उसका लोन वोन होना होता है, आपके पैसा आने में टाइम लगता है, तब तक आप, तो ये आपके दिमाग में नहीं आता। वेरेज जैसे मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल है, राइट, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए थ्रू म्यूचुअल फंड। को SIP स्टार्ट करता है, उसका कर्पस बिल्ड होता है उसके लिए। बट होता क्या है, जैसे सपोज करो किसी ने 3 साल 4 साल में कोई कर्पस बिल्ड किया 5-7-8 लाख रुपए का, उसकी कोई भी इमरजेंसी आती है, उसका सबसे पहले जो लिक्विडिटी पे जाता है वो उसका म्यूचुअल फंड, FD, ये सब जाता है, ये सब चीज आती है, वो स्टॉक बेच देगा, वो सब कर देगा। रियल एस्टेट इज द लास्ट, बिकॉज उसने हिस्टोरिकली उस चीज को बनते हुए देखा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया, एक तो इजी लिक्विडेट पोजीशन पे है नहीं। तीसरा मुझे लगता है जो लोग इमोशनल वैल्यू बहुत जुड़ी हुई है। अगर आपके पास 10 लाख का स्टॉक है, आप उसको ऑन नहीं कर रहे हो, या 10 लाख का म्यूचुअल फंड है, इन सब कंपनीज में लगा, आप उसको ऑन नहीं कर रहे हो, आपका एक इमोशनल जुड़ाव उससे नहीं होता है। बट अगर 10 लाख के पेपर आपके पास रखे हैं प्रॉपर्टी के, वो आपकी एक वो आपके दिल के बहुत करीब होता है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको कोई करना नहीं चाहता कि यार स्टॉक है, कोई बात नहीं, फिर खरीद लेंगे, उसे प्लॉट बदल गया फिर कैसे खरीदेंगे। एक विरासत लगती है, एग्जैक्टली, ये शायद विरासत पूरे पीढ़ियों की विरासत, पूरे पीढ़ियों का, हाँ, कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसको छोड़ के जाऊं। सो वो उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था, उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था, दादा परदादा ने उनके छोड़ा, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है, नॉट ओनली हियर, अक्रॉस द ग्लोब, जो जिसके लिए रियल एस्टेट एक प्रीफर्ड ऑप्शन रहता है। और मुझे लगता है कि इनिशियली एज पे ही लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ऐसे कम अमाउंट पे कैसे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है? क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश की सबसे बड़ी समस्या यही कि शुरू ही लगभग 5 लाख 10 लाख या और ऊपर अमाउंट से होता है, 15-20 लाख से मिनिमम, राइट। तो इसे कम अमाउंट से अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? एक तो अभी आजकल जो ट्रेंड आ रहा है रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट आने के बाद जी, रीट का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, जिसके अंदर आप 1-1.5-2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपको मंथली डिविडेंड्स मिलते हैं, मंथली ईयरली डिविडेंड्स मिलते हैं। रेंटल बुक, आप जैसे एक बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग है जिसके अंदर आप एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हो, टोटल बिल्डिंग का 20 करोड़ का साइज है, आप 20 करोड़ भी नहीं लगा सकते, 2 करोड़ भी नहीं लगा सकते, 20 लाख भी नहीं लगा सकते, आप 2 लाख लगा सकते हो, तो उसका एक ब्लॉक आपको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ, उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं। दैट इज वन एरिया। सेकंड, मुझे लगता है कि जैसे जगतपुरा के अंदर हम लोग बात करें, मैं किसी भी जगतपुरा वाले पुराने लोगों से मिलता हूं जो आज से 10-15 साल पहले थे, वो बोलते नहीं यार, आज देखो यहाँ पे प्लॉट का भाव 1 लाख रुपए गज का हो गया, आज से 15 साल पहले यहाँ पे 1,000 रुपए गज था, लेकिन तब हमने लिया नहीं, क्योंकि तब हम देख रहे थे सिटी के अंदर, मैं सी स्कीम में देख रहा था प्रॉपर्टी, या मालवीय नगर में देख रहा था। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आज जो चीज है, मतलब सपोज करो आज जगतपुरा बन गया, जो हो सकता है आपकी अफोर्डेबिलिटी से, ऐसा कहीं ना कहीं जगतपुरा बन रहा हो, जाने 10 साल के अंदर जगतपुरा बनेगा, आपको वहां जाना चाहिए, लेकिन लोगों को वो थॉट प्रोसेस नहीं आ पाती कि फ्यूचर कहाँ है। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बातों से ही मुझे ऐसे एक इंटरेस्ट होता जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें उस जगह पे निवेश करना चाहिए जो फ्यूचर हो, लेकिन फ्यूचर कैसे पहचाने? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ली, वैसे तो वो रियल एस्टेट में अच्छी बात है कि उसके दाम कभी गिरते नहीं है, बट ऐसा लगता है कि यार इसकी जगह अगर किसी और एरिया में लेते तो शायद यहाँ पे भाव डबल होते, हमारा लगभग 1 गुना 1.5 गुना ही बढ़ा, यहाँ पे 3 गुना 5 गुना की वृद्धि हो गई। तो वो सही जगह कैसे ढूंढे? 4-5 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं अगर आपको निवेश देखना है लंबे का। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। परफेक्ट। सेकंड इज द मास्टर प्लान को थोड़ा आपको क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए स्कोप कहाँ है, IT इंडस्ट्रीज वो लोग कहाँ लेके आ रहे हैं, देन वहाँ पे इंफ्रा कहाँ पे आ रही है, कोई मास्टर प्लान का रोड आ रहा है, कोई पेरिफेरल रोड आ रहा है, कोई बाईपास रोड आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, कोई मेट्रो का स्कोप है, जैसे RRTS है, MRTS है, ये सब स्कोप पे है। और उसके अलावा स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल्स, इन सबको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें इन एंड अराउंड दिल्ली के आसपास, जैसे DPS स्कूल है या सेंट जेवियर है, ये लोग अपनी 5 साल 10 साल की ये भी रिसर्च करते हैं यार कहाँ पे, तो जहां जहां पे ये सब चीजें आपको होती हुई दिखे, जहां लोग लैंड एक्वायर कर रहे हो या रियल एस्टेट बिल्डर्स लैंड एक्वायर कर रहे हो बड़े लार्ज स्केल वाले, जी। तो वहां पे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच भी 10 साल आगे के आसपास जा रहे हैं। तो वो आपको, अगर आप मार्केट के अंदर रहोगे तो उसके लिए क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन है। एक तो आप खुद घूमते रहो, धक्के खाते रहो, आज आप वहां चले गए, या आप
आपके सिटी के आसपास जो भी कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट हो, परफेक्ट, गेट इन टच विद देम। वो आपको आपका 1-2 साल का टाइम बताएंगे, बिल्कुल, और आपको एक राइट डायरेक्शन पे गाइड करेंगे जी। तो मेरे को लगता है कि ये चीज करनी चाहिए। लोग क्या है, अपने आप ही सोचते हैं नहीं यार मैं ये देखता हूँ, तो वहां पे लोग, आपने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि जो ऑलरेडी बिग इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉलो करो। और अभी आप ही ने अपनी बात में कहा कि जो अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टर गाइड्स हैं उनको फॉलो करो। तो ये गाइड अपने शहर में या कैसे ढूंढे कि किस व्यक्ति पे भरोसा करे, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसा तो बहुत बनाती है, बहुत पैसा बना के देती है, चाहे वो बिल्डर हो, कस्टमर हो, ब्रोकर हो, कोई भी हो, पर इसमें चीट के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। और ऐसे काफी सारे केसेस भी सुने, और उनको रोकने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए, रेरा जैसे। लेकिन फिर भी कैसे किस व्यक्ति पे भरोसा करके हम अपने पूरे जीवन भर की पूंजी किसी व्यक्ति के हाथ में सौंपे, वो हम कैसे तय करें? एक तो मुझे लगता है हिस्टोरिकली जो भी व्यक्ति जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन डील कर रहे हो उसका पास्ट का हिस्ट्री आप चेक करें, राइट। उसके 2-3 जरिए हो सकते हैं। आप ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हैं उसके, आप उनके पुराने कोई क्लाइंट होंगे उनके रेफरेंस चेक कर सकते हैं, आसपास के मार्केट के अंदर रेफरेंस चेक कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना पड़ेगा कौन से एरिया में आपको काम करना है। वहां पे कोई ना कोई उस पर्टिकुलर जगह, अगर आप 4 जगह 5 जगह सर्च करोगे तो यू विल फाइंड समवन जिनकी थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस आपसे मैच करती हो जी। इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने आप खुद बता रहे, पैसा बहुत है तो लालच भी बहुत है, राइट। तो लोगों को, चाहे वो इन्वेस्टर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, सबको इजी मनी चाहिए। दे वांट मनी इमीडिएटली। यस। जैसे हमारे साथ कोई लोग बिजनेस के लिए, उन सब के लिए आते हैं, तो हम उनको विजन देते हैं कि नहीं यार आप एटलीस्ट 5, 7, 10 साल लॉन्ग टर्म एटलीस्ट आप इतना होराइजन के साथ आप आइए। सो व्हाट हैपेंस कि जब हम उनको इतना बोलते हैं तो उसमें से 50% लोग वहीं बाहर हो जाते हैं। नहीं यार ये तो बात कर रहे हैं, बाजू वाला बात कर रहा है कि मैं 6 महीने में डबल करा दूंगा आपके पैसे। तो हम उसका, अब जैसे रैली चल रही है, वी आर टॉकिंग 2020-21 से लेकर 2024 रियल एस्टेट मार्केट बहुत फैंटास्टिक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप ऑलमोस्ट किसी भी जगह पैसा लगा रहे हो, वो पैसा बढ़ रहा है। बट ये रैली हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। देयर विल बी टाइम जब मार्केट स्टक होगी। तो हम किसी भी इन्वेस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहते नहीं आज आप पैसा लगाओ, हिस्टोरिक देखो आप इसने 6 महीने पहले पैसा लगाया था, क्या होगा, एश्योरिटी नहीं दे सकते आप। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे, आप बिजनेस करने के लिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस करने के लिए हो, तब भी आपको 5 से 10 साल का होराइजन चाहिए जी। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर है तब भी आपको 5 से 10। हमारे यहाँ पे थोड़ा ये ट्रेंड ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट मार्केट, जैसे महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, इनसे मार्केट में क्या है कि वहां पे 5 साल से पहले एग्जिट ही नहीं है प्रॉपर्टी पे आपका। ओके, आप प्रॉपर्टी लेंगे, आप उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी सबसे पहले, 10% देते ही आप गवर्नमेंट को पैसा दे दोगे 3-4 लाख रुपए। ओके, और उसको ट्रांजैक्ट आपको एग्जिट आप होगे जब 5 साल हो जाएंगे, जब बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो ये तो आपने बताया सर, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोगों को सलाह करता है या ऑलरेडी काफी सालों से इंडस्ट्री में है। मैं यदि बात करना चाहूँ उन लोगों के लिए जो नए नए लोग हैं, रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें? क्योंकि अभी तक जो बातें थी वो एक्सपीरियंस लोगों की थी। इन्वेस्टर भी आपने बताया कि ऐसे ढूंढो जो ऑलरेडी गाइड कर रहा है 10 सालों से। बट कोई व्यक्ति है, नया है, एम्बिशियस है, सपने रखता है, युवा है और कुछ करना चाहता है, कुछ सपने हैं, वो व्यक्ति कैसे इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर सकता है? बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे पर्सनली इस चीज का बहुत चीजों को कनेक्ट करता हूँ मैं जी, क्योंकि मैं जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना चाहता था तो मुझे ना कोई बताने वाला था, ना सिखाने वाला था, यही प्रॉब्लम है, और ना कोई ऐसा जरिया था। तो जैसे मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया तो मैंने लोन्स के थ्रू स्टार्ट की, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं दे रहा था। सब मुझसे पूछते थे, कोई भी एंट्री के अंदर जाओगे आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, बीएसपी क्या होता है, ईडीसी, आईडीसी, ये सब क्या होता है, बिल्डिंग्स में क्या है, पर स्क्वायर फीट क्या है, गज क्या है, तो कोई बताने वाला नहीं था ऑफकोर्स। तो हम उससे बाहर ही हो जाते थे जी। सो हम लोन के थ्रू ऐसे घूमते घूमते इस इंडस्ट्री के अंदर आए, फिर कुछ जाना, फिर कुछ समझा। तो उसको ध्यान में रखते हुए वन एरिया जहां पे पर्सनली मैं अपने काम कर रहा हूँ, वो वी आर सून लॉन्चिंग आवर ओन रियल एस्टेट स्कूल। ओके, जहाँ पे हम लोग जो भी युवा है या नॉट ओनली युवा, हमारे साथ लगभग कुछ आज 700+ ग्रोथ एडवाइजर्स जुड़े हुए हैं। सो वी कॉल देम ग्रोथ एडवाइजर्स, जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, जो लोगों को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली, जो लोगों को मदद करे, एज ए कंपनी हमको मदद करे, तो ग्रोथ पार्टनर्स हैं हमारे। तो उन लोगों को भी हम लोग मदद करते हैं, उन लोगों को हम रियल एस्टेट सिखाते हैं। कि उसका एक लगभग कुछ 6 वीक का प्रोग्राम है जो हमने डिजाइन किया हुआ है। तो उसके अंदर कोई भी आ सकता है, राइट। आपको बेसिक एक नॉलेज आपको होनी चाहिए और यू नीड टू बी कमिटेड। अगर आप, तो जरिया आपके पास बन जाएगा जी। तो वो एक एरिया है। दूसरा, जैसे हम लोग हैं, हम हर जगह नहीं जा सकते, सो वी हैव स्टार्टेड दिस कि हम उसको डिजिटली करें।
तो लोगों को बताएं, सिखाएं। प्लस ऐसा कोई ना कोई हर सिटी के अंदर मैंने देखा है कि लोग आपको मिलते हैं, अगर आप आज के टाइम पे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना एक रियल एस्टेट प्रोग्राम चलाते हैं। एग्जैक्टली, आप जाइए, उनसे सीखिए। और ये शायद हर शहर में होते हैं अपने अपने। हाँ हाँ, हर शहर में है, जो आपको प्रॉपर सारी सुविधाएं देते हैं। यस, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए, ऑफिस स्पेस वगैरह। एग्जैक्टली जी। तो अगर आप कीन हो तो आज के टाइम पे बहुत स्कोप है जी। मतलब सीखने का जो एरिया है वो मेरे ख्याल से आज बहुत है, और लोगों को उस पर बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि लोग इस चीज की लर्निंग पे काम नहीं करते, उनको लगता नहीं यार कोई सिखाने वाला नहीं, बताने वाला, चलो मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। बट दिस इज द वन इंडस्ट्री जहाँ पे हमको लगता है आज अगर यूएस मार्केट को हम लोग कंपेयर करें, आज हम यूएस से लगभग कुछ 30-35 साल पीछे इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। तो इतना बड़ा स्कोप है हमारे पास रियल एस्टेट का। जैसे 2016-17 में तो हमारे पास रियल एस्टेट का रेगुलेटर आया है, हम सबसे ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर लगता है, फिर भी पॉलिसी आजादी के 70-72 साल के बाद रियल एस्टेट के लिए कोई पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है कि ये इस लेवल का स्कोप है हमारे पास जी इस इंडस्ट्री पे काम करने के लिए। जी सर, मैं पिछले 17 सालों के अनुभव से आपकी एक बहुत बड़ी गलती और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि यार काश ये मैंने कर लिया होता, और एक ऐसा पॉइंट कि आपको उस पर आज भी गर्व होता है कि हाँ ये मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से आज मुझे नाज है कि मैंने इतना समय इस इंडस्ट्री को दिया। आई थिंक इनिशियली तो मैं कहूँगा कि जब मैंने अपना रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, मैंने स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई सेल्फ, जो हमने कंपनी अपनी स्टार्ट की गोल्डन बीआरएक्स। सो अगर मिस्टेक्स की बात करें, अगर हम की लर्निंग की बात करें, तो मिस्टेक्स हमने की कि लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया इनिशियली लेवल पे। कि आई वाज वर्किंग विद सम कंपनी, वो ऑलरेडी वहाँ पे एक थॉट प्रोसेस था उस कंपनी का, थिंक टैंक थे, तो हमारे पास वो चीजें पॉलिसीज बन के आती थी, हम उसको वी वर द डूअर, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट डिलीवर कर देते थे। बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा होता था। सो आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी, सो हम डूअर्स प्लेटफॉर्म पे थे लेकिन थिंकिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। यार जो लर्न करना है, हाउ टू डू थिंग्स, आई थिंक वो एक एरिया पे जिसपे हमने काम नहीं किया। आई थिंक 4-5 साल का एक टाइम था जहां पे हमने गोल सेटिंग पे काम नहीं किया, जहां पे हमने टीम हायरिंग पे काम नहीं किया, कौन से की एरियाज है जहां पे हमको इंप्रूवमेंट्स लग रही है वो उस पे हमने काम नहीं किया। जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मार्केट की। हाँ, जैसे टिपिकली चल रहा था, हम आए थे कुछ और चीजें करने, लेकिन जब आप को गाइड करने वाला या मेंटरशिप के अंदर आप नहीं होते हो, तो अच्छा ये काम कि पास्ट में ऐसे काम किया था, अभी भी ऐसे काम होगा, वो एक थॉट प्रोसेस था। यार मैंने पहले ही ऐसे काम किया, चीजें बदल चुकी है, सही लगता है, तो ऐसा था, पर ऐसा था नहीं। सो आई थिंक वो एक एरिया है जहां पे मुझे लगता है कि, और जो ये स्कूल ऑफ रियल एस्टेट में ओपन कर रहा हूँ उसका भी मकसद यही है। जो मैंने अपनी जर्नी, अगर मैं बात करूं 10-12 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर जिस जगह हम पहुंचे, मुझे लगता है कि ये जर्नी विद गाइडेंस हम काफी शॉर्ट कर सकते हैं, 2-3 गुना शॉर्ट कर सकते हैं लोगों की, अगर जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। और एक ऐसा अचीवमेंट जिसपे ये तो रहा कि आपका लूपहोल की काश ये क्या होता, बट मुझे, जैसा कि मैं आपको जानता हूँ पर्सनली भी, आपने जरूर कुछ तो बड़े झंडे गाड़े अपने लाइफ में और अपने एक्सपीरियंस में रियल एस्टेट में। तो मैं उनमें से कुछ झंडों की बात करना चाहता हूँ कि ऐसा आपने क्या है जिसपे आपको गर्व होता है, जिसपे आपके इन्वेस्टर, कस्टमर, आपकी टीम को एक प्राउड होता है कि हाँ ये काम हमने उस समय बहुत अच्छा किया। आप कह सकते हैं कि आई लव चैलेंजेस, और जैसे अगर मुझे उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती अगर मैं डीएलएफ का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, या मैं कोई बड़े ब्रांड्स का, हिरंदानी का प्रोजेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, लोधा का प्रोजेक्ट सेल, बिकॉज उस ब्रांड का ऑलरेडी काम हो चुका होता है। मतलब मुझे जस्ट एक गाइड करना है कि दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द ब्रोशर, आपको चलती गाड़ी पे धक्का लगाना है। एग्जैक्टली। तो मैंने अगर इन टर्म्स ऑफ अपने करियर की अगर हम लोग बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, तो वो काम मुझे कभी उतना एक्साइट नहीं किया जो टिपिकली रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम होता है। कि भाई एक डेवलपर है जिसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, या उसका ऑलरेडी नाम है, और आपको खाली बोलना है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, एंड आपका काम हो गया, काम हो जाता है। तो ऐसे जो चैलेंजिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, मुझे याद है एनसीआर के पास एक लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट था जो आई थिंक 2013-14 से लेके 2020 तक स्टक था। जो स्ट्रक्चर उसकी बन गई, 400 उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, और 4-5 साल से बिकॉज डेवलपर के पास 200 फ्लैट सेल हुए, तो
उसके सारे पैसे उसको बनने में लग गए, तो उसको फिनिशिंग के पैसे नहीं, थोड़े रेट्स डाउन आ गए मार्केट के अंदर, तेजी के ऊपर लोगों ने लिया, और आगे लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि काम नहीं चल रहा साइट के ऊपर। तो 3-4 मेजर चीजें होती है जहां से बिल्डर को फंडिंग मिलती है। वन इज दी जो उसके खुद के इन्वेस्टर होते हैं, उसके नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स, तो उनको पैसा वापसी नहीं गया तो वहां से पैसे फंडिंग बंद होगी। सेकंड, उनको बैंकिंग से आता है, कंस्ट्रक्शन इन सब से आता है, वो उनका बंद हो गया, राइट। वहां जब टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है तो वहां से पैसा नहीं आ रहा है। नंबर 3, जो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जिसने उसमें फ्लैट लिया हुआ है, वो, तो इन तीनों जगह से पैसे नहीं आ रहे, प्रॉपर्टी स्टक है। सो व्हेन वी, जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया स्टडी के लिए, तो हमको लगा यार कहाँ चैलेंजेस है, जो लोग हैं वो भी कैसे पैसा दे सकते हैं। सो हमने कुछ बार्टर डील के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस डालना स्टार्ट किया, भाई साहब आप, हम स्ट्रक्चर के ऊपर, यू गिव मी 5 लाख रुपीज, मैं 5 लाख के अंदर ये स्टेजेस पे काम कर दूंगा और उसके बाद आप पैसा देना। इस तरीके से 1-2 फ्लैट सेल किए, तो कुछ ट्रांजेक्शन साइज ज्यादा था, तो ये समझो आप 20-25 लाख रुपए हमारे पास आए। वो 20-25 लाख को वापस हमने बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया, उससे कुछ फ्लैट सेल हुए। सो दिस इज हाउ वी लिक्विडेट। तो पिछले 1 साल का अगर मैं बात करूं, 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट हमने उस बिल्डिंग को हैबिटेशन लेवल पे ले आए। तो जो पिछले 6 साल से लगभग आप समझो 200 इन्वेस्टर्स थे, उन सब के वहां पे 20 से 25 करोड़ जो स्टक थे, वो बैंक का पैसा, बाकी सब पैसा, वो बहुत बिल्डर का पैसा, हर किसी का पैसा उसके अंदर स्टक था। द काइंड ऑफ, मतलब वो डेड प्रोजेक्ट घोषित हो गया मार्केट के अंदर, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जो लोग हैं उन्होंने अपनी EMI बंद कर दी। तो आई थिंक वो एक कह सकते हैं, जब हमने सोचा कि नहीं यार अगर इस प्रोजेक्ट को मैं लाइव करता हूं तो एक तो 400 लोग, 200, तो वो लोग 200 प्लस उसमें नए लोग आएंगे, उनको अपना घर मिलता है, बहुत बढ़िया, बैंक को उसका पैसा मिलता है, इकोनॉमी को मदद मिलती है, बिकॉज़ वो NPA जोन के अंदर आ जाता है। देन उस 400 लोग अगर वहां पे आते हैं तो आसपास इंप्लॉयमेंट कितनी आती है, चाहे वो इंटीरियर वाला है, कारपेंटर वाला है, जो जिससे जुड़ी 80 इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। तो मुझे लगता है वो एक एरिया जो मुझे ऑलवेज इंटरेस्ट करता है। जैसे तो कैसे वो 40 करोड़ जो एकदम स्टक थे, मार्केट में जब लिक्विडेट हो गए, 1 साल के अंदर वो 80 करोड़ बन गए, और मार्केट में एडिशनली उससे 20-25 करोड़ का और इंडस्ट्रीज में काम चल गया। तो आपने लोगों को पैसा बनाने में मदद की, इन्वेस्टर्स को, व्यापारी को, बिल्डर को, बैंक को, और इवन कस्टमर्स को। यस, तो ये आपका एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा चैलेंज के रूप में। एग्जैक्टली। तो मुझे इस तरह का पैसा आपने डबल करने में, आप कह सकते हैं कि आपको अनुभव है। हाँ, ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी डबल करने में अनुभव का। मुझे लगता है कि उसका एक ड्यू जिसको है वो मिले। जैसे कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, उसने ये काम स्टार्ट किया है टू मेक मनी, राइट, कि लोगों को घर मिले और उसको उसका प्रॉफिट मिले, तो वो उसको मिलना चाहिए। बैंक ने लैंड किया है आपको उस कॉन्फिडेंस पे कि यार आप ये पूरा करके दोगे, तो वो NPA जोन में ना जाए, उसका पैसा ही नहीं रिकवर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और जो बायर है जिसने ये प्रॉपर्टी ली हो, चाहे अपने घर के लिए ली हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो उसका भी कॉन्फिडेंस रिवाइवल करें। तो मुझे लगता है कि विद आवर एक्सपर्टीज जो अगर ये चीजें हम कर सकते हैं, तो ये हमारा एक कोर ध्येय है, आप कह सकते हैं, और उसको वैल्यू इनहेंस करके देना, वैल्यू इनहेंस करना। एक मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो हमारी पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो ये तो जानते हैं कि घर खरीदना चाहिए, एक एसेट होता है, लेकिन एक ट्रेंड ये भी चलता है कि रियल एस्टेट होम लाइबिलिटी वर्सेस एसेट, कि किराए का घर ले या खुद का घर ले। किराए के घर के लोग कभी लाइबिलिटी बताते, कभी एसेट बताते, अलग अलग इन्वेस्टर्स, और खुद के घर को भी कभी वो एज ए इन्वेस्टमेंट बताते, कई बार लाइबिलिटी। तो ये क्या है, इसके थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि ये लाइबिलिटी है या इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक स्टेबल जॉब के अंदर हैं और आपकी एक इनकम लेवल एक लेवल तक पहुंच गया है, इनकम वर्सेस रेंट का एक रेशियो है जिसके अंदर हम लोग बात करें, तो सिटीज लाइक जयपुर जहां प्रॉपर्टीज प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, सो यू शुड गो फॉर बाइंग ऑप्शन, बिकॉज परचेज अगर आप करते हो मोर और लेस आपको लग रहा है प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेंटिंग अगर घर लेना आपके लिए इजी है। जैसे रेंट सपोज करो आपका 10,000 रुपए है और EMI अगर 16-17 हजार रुपए के आसपास जा रही है, यू शुड बाय, ओके, यू शुड बाय दैट प्रॉपर्टी। आपको तो 10-12 हजार में आपको रेंट और प्रॉपर्टी, अगर EMI अगर 30-35 हजार पे जा रही है, देन इट इज समथिंग, तब आपको रीथिंक करना पड़ेगा। सो दैट इज वन एरिया, परफेक्ट, राइट। सेकंड, आपको उस जगह पे लॉन्गेविटी कितनी है। अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिटी के अंदर हो, तब आपके उसमें इंटीरियर का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा, वो सब कॉस्ट लग जाती है, तब बाइंग इज नॉट ए गुड ऑप्शन, राइट। कुछ लोग मैं देख रहा हूं भी इतनी तेजी आती है तो उनको लगता नहीं बाय कर लेता हूं मैं, 6 महीने बाद
कर देंगे, बट समटाइम इट हैपेंस कि जैसे 2013-14 के अंदर मोस्ट यही चीजें हुई थी। लोगों ने प्रॉपर्टी बाय कर ली कि यार जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट उनको मिले, नहीं नहीं आप 20% दो, 20% के बाद हम आपका ट्रेड करवा देंगे, और वापस उस चीज के अंदर आए। तो उनके पास पैसा सपोज को 40% ही था, उन्होंने 20% के ऊपर ट्रेड कर दिया, फिर उन्होंने 10% और दे दिया, 10% और दे दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर ब्याज इतना चढ़ता गया, इंटरेस्ट इतना चढ़ता गया कि वो उनका जो पैसा लगाया वही रिकवरी नहीं है। सही बात, ये हुआ तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। और सिटीज लाइक बॉम्बे, तो वहां पे क्या रेंटिंग ऑप्शन एक क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी जिसपे आप लेना चाहोगे 5 करोड़ की होगी, आपको सब कुछ अगर आपका इनकम ब्रैकेट उस लेवल पे मैच नहीं कर रहा है, देन रेंट इज द गुड ऑप्शन। सो इट डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी के अंदर है। द सेकंड ऑप्शन इज वो जगह ग्रोइंग जगह होनी चाहिए जहाँ रेट्स बढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक, मैं कहूंगा ये एसेट्स लायबिलिटी के अलावा आपके पास एक रहने की जगह है। एक तो आपको इमोशनली सपोर्ट है उस चीज का, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जहां पे जब प्रॉपर्टी ले लेता है उसको ये लगता है कि नहीं यार मुझे इसी सिटी के अंदर सेटल होना है, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। जब भी प्रॉपर्टी लो, रेंट पे लो या खरीदने को लो, आपको पान वाला भी बता देगा, आपको आपका कपड़े धोने वाला भी बता देगा, परचूनी वाला भी बता देगा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति तो एक तो रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो ये क्या चीज है, ये कभी समझ में नहीं आता। और वो कई बार डील को मैच्योर भी करते, कई बार खराब भी करते, ब्रोकरेज भी लेते हैं, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि हर व्यक्ति ही रियल एस्टेट ब्रोकर है। तो इसमें कई बार चाहते हुए भी अच्छे लोग काम करने नहीं आ पाते कि यार यहाँ पे तो पान वाला, नाई वाला, धोबी वाला सभी ब्रोकर है। यस, आई थिंक एक तो उसको क्लाइंट को समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बाय करते हो जी। जैसे हम कपड़े बाय करते हैं 5-10 हज़ार की रेंज का बाय करेंगे, फोन लेंगे 1 लाख, 1.5 का लेंगे, या कोई भी कंप्यूटर लेंगे, लैपटॉप लेंगे, कुछ भी लेंगे, वो 1-1.5-2 लाख की रेंज तक का लोग लेते हैं। गाड़ी उसके बाद सेकंड हैंड 15 लाख की रेंज पे लेते हैं, 20 लाख की रेंज पे लेते हैं। घर एक ऐसा होगा जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो यू नीड टू सी मैं किसके साथ डील करके प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बायर को इस चीज सोचनी चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि वो सिर्फ 50,000 मेरा बच रहा है, उसके लिए मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उससे ले लूं, तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है उसके अंदर गवर्नमेंट का भी काफी कुछ स्कोप आता है कि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को वो बैन करे, राइट। जैसे मैच्योर मार्केट है, यूरोप है, यूएस है, अब वहां पे प्रोसेस क्या है, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कौन कर सकता है? पहले तो उसको एक इंटर्नशिप करनी होती है, ऑलमोस्ट 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। फिर वो इंटर्नशिप के बाद जिस रियल एस्टेट ब्रोकर ने ऑलरेडी ऑफिस ओपन किया हुआ है, उसके पास उसको 3 साल जॉब करनी होगी। उस फर्म में उसका 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद वो ब्रोकरेज ओपन करने के लिए एलिजिबल है। उससे पहले एग्जाम्स और ये सब तो होते ही है ऑफ कोर्स। वो जब 3 साल उसमें लगा लेता है तो उसकी थॉट प्रोसेस क्लियर होती है, काम कैसे करना है। तो मुझे लगता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनिशियली स्टार्ट किया कि जैसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बन सकता था, कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेता था, कंपनी खोली, बिल्ड को दे दी। अब गवर्नमेंट ने 2016-17 में जब रेरा आया, उसके बाद प्रोसेस ये हुआ कि आप को एक फीस जमा करानी है गवर्नमेंट को, वो 15,000 से लेकर 2.5-3 लाख रुपए तक की होती है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी और स्टेट वाइज। और आपने कुछ भी नहीं किया, वो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा काम करने के लिए। आई थिंक वो थोड़ा एंट्री बैरियर था, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो नहीं था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाउ स्टार्टेड कि उन्होंने एग्जाम्स के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। 2 दिन का आपको ट्रेनिंग करना है, आपको एग्जाम देना है, आपने एग्जाम पास किया तो आप उसके अंदर आओगे, एलिजिबल आओगे। बट आई थिंक उसको भी, एंट्री बैरियर को भी आपको वर्केबल मॉडल पे लाना पड़ेगा। जैसे अदर डेवलप्ड मार्केट है, तो अगर उस तरीके से करेंगे तो इस मार्केट के अंदर बहुत ह्यूज स्कोप और बहुत प्रोफेशनली चीज बन जाएगी। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गलत चीजें भी होती है तो मुझे लगता है कि इनमैच्योरिटी और ऐसी कुछ चीजें उसकी वजह से भी होती है। परफेक्ट पॉइंट। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, रूरल रियल एस्टेट वर्सेस अर्बन रियल एस्टेट, ये क्या है? एक ग्रामीण हमारा रियल एस्टेट है और एक शहरों में बढ़ता हुआ है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आई थिंक पहले तो सब कुछ रूरल ही था। इस जगह की बात करें तो जैसे फार्म लैंड और ये सब कहते हैं, भारत की जड़ें तो गाँव से शुरू, तो मुझे लगता है वो एक चीजें थी। और धीरे धीरे वो अर्बन लोग भी रूरल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फार्म हाउसेस की बाइंग पिछले 4 साल में बहुत बढ़ गई है, राइट। आप चाहे आप जयपुर रह रहे हो, पॉल्यूशन, एग्जैक्टली, आप बैंगलोर में हो, मैं बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ये इन सब बेल्ट के जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर से मिलता हूँ, तो उनका एक कॉमन एरिया होता है फार्म हाउस का।
पोस्ट कोविड वो एक चलन बहुत बढ़ गया। आप इन एंड अराउंड चाहे जयपुर ले लो, चाहे आप गुड़गांव ले लो, नोएडा ले लो, लखनऊ ले लो, पुणे ले लो, तो अक्सर बाहर लोग जाना चाहते हैं। So I think वो रूरल का एक बढ़ गया है चलन, तो दैट इज नंबर वन। और अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग बात करें तो जो लोग चाह रहे हैं वो लग्जरी लिविंग के अंदर कुछ ज्यादा आ रहे हैं। पहले अफोर्डेबल लिविंग का एक कॉन्सेप्ट था, सो नाउ इन अफोर्डेबिलिटी आल्सो दे वांट लग्जरी। सो वो एक ट्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं कि लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छी जगह चाहिए। पहले लोग भले घर छोटा हो बट वो उसको एक आलीशान महल की तरह बनाना चाहते हैं। यस। और इसकी वजह से मुझे लगता है शायद रियल एस्टेट के साथ में इंटीरियर, कारपेंटर, में जाना ऐसे कितनी ही जॉब्स आसपास में डेवलप हुई है, जो सिर्फ एक घर के खरीदने से आसपास के काफी लोगों को उसको एम्प्लॉयमेंट, एक रोजगार मिलता है। पहले ऐसा होता था कि आपने 3-4 करोड़ का घर लिया है तो आप ये समझो उसके 5-10% के आसपास का इंटीरियर्स में लगाते थे पैसा, इतना ही लगता था। अब जितनी अपनी प्रॉपर्टी बाय की, सपोज कि आपने 5 करोड़ का प्रॉपर्टी बाय किया तो ऑलमोस्ट आप 1-1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लोग लगाते हैं। बिल्कुल करते हैं विद द इंटीरियर्स। सो दिस इज काइंड ऑफ, ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हम देख रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर में बात। और ना ये सिर्फ 5 करोड़, ये अगर कोई व्यक्ति 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख का भी घर लेता है तो भी वो ऑलमोस्ट 10 to 20% इंटीरियर पे लगाते हैं। एग्जैक्टली 50 लाख की प्रॉपर्टी पे आराम से 10 से 15 लाख की लगाते हैं वो इंटीरियर्स पे, जो ये पहले रेशियो 2-2.5 लाख का होता था। हाँ। उस 2-2.5 लाख में पहले से बेसिक सामान आता था, अब थोड़ी सुंदरता और एक लग्जरी लिविंग आ जाती है। तो वो चेंज हुआ ऑफ कोर्स। रियल एस्टेट का भविष्य क्या है सर? जब तक हम इंसान हैं मुझे लगता है कि रियल एस्टेट चलता रहेगा। इसके अंदर नीचे ऊपर कुछ हो सकता है जब तक ये यूनिवर्स है। आज से मैं बात करूं, हजारों साल पहले भी लोग अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो रियल एस्टेट ही था, युद्ध करते थे। आज भी वही हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी होगा। रियल एस्टेट एक इमोशनल वैल्यू है। जिसके पास एक घर है वो सोचता है मैं एक शॉप ले लूं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ले लेता है, उसके बाद वो फार्म हाउस की सोचता है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड हमेशा रहेगा। इस इंडस्ट्री पे इकोनॉमिक चेंज का कितना प्रभाव पड़ता है सर? वो तो ऑफकोर्स बहुत मेजर है ही जी। इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है, एज ए कंट्री हम ग्रो कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोगों के पास पैसा आता है, रियल एस्टेट बाइंग बढ़ती है। अगर मार्केट इकोनॉमी डाउन होगी, लोगों के पास जॉब्स कम होंगी, वो चीजें कम होगी, तो उसका डायरेक्ट सबसे पहला इंपैक्ट इस इंडस्ट्री पे आता है। जो लोग घर ले रहे होंगे वो सीधा बाइंग मोड से छोड़ के रेंटिंग मोड पे आ जाएंगे, राइट। जो 2 बेडरूम में रह रहे होंगे 1 बेडरूम मोड के अंदर आ जाएंगे अगर पैसे का कोई कमी होगी तो। और मुझे लगता है इसका जो जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप भी है जी। अगर रियल एस्टेट चलता है तो ऑलमोस्ट लगभग कुछ 80 और इंडस्ट्री चलती है इससे। तो रियल एस्टेट का चलना इसलिए भी एज ए इकोनॉमी बहुत जरूरी होता है। मैं आपके अनुभव से सर 2 एडवाइस मांगना चाहूंगा, एक 1 फॉर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स एंड 1 फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। तो जो व्यक्ति नए आ रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशन चूज करते हुए, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? ओके, नंबर 1 फॉर द प्रोफेशन, ऑलवेज सीक लर्निंग। लोग पहले अर्निंग चाहते हैं, लर्निंग बैक स्टेप होती है। लर्न देन अर्न। यस, एंड वी रेकमेंड यू फर्स्ट लर्न, द अर्निंग विल कम। श्योर, परफेक्ट। और लोग उसको वाइस वर्सा करते हैं, पहले नहीं पहले मैं पैसा बना लूं फिर से घूमना, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम बोलते हैं आप ये सब स्टेप्स हैं, यू लर्न दिस, अर्निंग विल टेक केयर। तो मुझे लगता है वो एक चीज है जो लोगों को देखनी चाहिए। अगर मैं हर बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि 5% ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, जबकि 95% ऐसी चीजें हैं आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है। पॉइंट सही बात। You don't know that you don't know these things. So I think that is 95% of the thing. तो लोगों को लगता है कि कुछ सीख लेते हैं, उनको लगता है नहीं मुझे सब आता है यार। तो वो मैं प्रोफेशनल्स के लिए बोलना चाहूंगा, ऑलवेज सीक लर्निंग टू मेक ह्यूज अर्निंग। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 फॉर द इन्वेस्टर्स। फॉर द इन्वेस्टर्स, अगर फॉर द इन्वेस्टर्स अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ऑलवेज स्टिक विद द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर होगा। एंड ऑलवेज सीक फॉर द मेंटर, जिन्होंने ये काम किया है, जो इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है। मैं देखता हूँ टिपिकली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने किसी कैफे में बैठे होंगे, गप्पे मारे हुए, अच्छा वो एरिया बहुत बढ़िया चल रहा है, उसने वहां लिया है, चल मैं भी वहां ले लेता हूँ, अपन वहां पे कर लेते हैं। उसका पैसा वहां बना है, अब हो सकता है उसका पैसा उसने कब बनाया, कब लिया था। सो उसका आई थिंक आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होती है अगर आपको राइट काइंड ऑफ मनी बनाना है तो इस इंडस्ट्री में। पॉइंट।
एक मैं ये जानना चाहता हूँ सर, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट का क्या कोई ताल्लुक है? टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता है रियल एस्टेट, चाहे वो बिल्डर हो, बायर हो, या एज ए ब्रोकर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो? यस, अब बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट होगी रियल एस्टेट के अंदर। लोग वर्चुअल साइट विजिट्स करना चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं, लोकेशंस का वर्चुअल टूर होता है, कहाँ से कौन सा रोड आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ही। आजकल आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आपका इस फ्लोर से ये व्यू आएगा, इस फ्लोर से ये व्यू आएगा, ये आज से 5 साल पहले नहीं था। तो यू कैन इमेजिन ले कि इस बैल्कनी में अगर आप आएंगे तो आपका व्यू ये रहेगा, आपको मार्च के अंदर सनलाइट यहाँ से आएगी, दिसंबर में यहाँ से आएगी। इतना तक भी टेक्नोलॉजी आजकल पहुंच गई है। तो मेरे को लगता है कि वो एक एरिया है जिसके ऊपर आपको, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा जी। आजकल लोग पहले डिजिटली ऑनलाइन सब कुछ सर्च करते हैं, देन दे कम फॉर दिस, देन दे कम। यस, तो वो फर्क पड़ा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सर, प्लॉट वर्सेस फ्लैट, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए हम सभी के लिए। ये हर व्यक्ति को एक कंफ्यूजन रहता है कि प्लॉट लूं, घर लूं, विला लूं, फ्लैट लूं, क्योंकि फ्लैट्स को शायद आज भी टायर 2 सिटीज में एक थोड़ी सेकंड निगाह से देखा जाता है कि ये उतना नहीं बना के दे पाएगा जितना प्लॉट या घर देगा। तो क्या ये सच है? यस, इन टर्म्स ऑफ द लैंड अगर मैं बात करूं तो लैंड इज वन विच, जो जैसे बताते हैं कि वो और नहीं बननी जी, तो इसलिए लोगों को लगता है यार जमीन मुझे लेनी चाहिए। वेरेज 2-3 एरियाज हम बोलते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है। अगर आप कुछ मंथली उससे लिक्विडिटी या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देन लैंड इज नॉट द ऑप्शन। सपोज अगर आपने कुछ पैसा लगा के आप सोच रहे हो महीने का मेरे कुछ आए, जैसे आपने लोन ले लिया और उसके बदले कुछ आए, तो आपको अपार्टमेंट जैसी कुछ ऐसी चीज लेनी चाहिए, कमर्शियल चीज, जहां से आपको रेंट कुछ आ रहा हो। सपोज करो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, उस पर एटलीस्ट 40-35 हजार रुपए सपोज करो आपकी EMI जा रही है। तो अगर आपने प्लॉट लिया तो ऑफकोर्स हो सकता है उसकी एक टाइम पे वैल्यू एप्रिशिएट हो रही हो, लेकिन उस 35 हजार को देने के लिए आपके पास कुछ इनकम कहीं से नहीं आ रही है जी। सो एटलीस्ट 10-15-20 हजार अगर आपको सपोर्ट के तौर पे कहीं से आ रहा है, तो वो, तो ऐसी ऑप्शन के दौरान कमर्शियल प्रॉपर्टीज को हमें कैसे देखना चाहिए? कमर्शियल में मैं देखता हूँ जो लोग 80-85% जो लोग मिस्टेक करते हैं वो कुछ एश्योर्ड रेंटल टाइप की कुछ प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाते हैं, राइट। जो सिटी से लगभग कुछ 20 किलोमीटर दूर बन रही है, जहाँ पे कोई ऑफिस कब आएंगे, क्या आएंगे, उस पे लगाते, तो उस पे पैसा लगाते हैं कि यार नहीं 3 साल तक तो पैसा आ रहा है, 3 साल के बाद बंद हो गया क्योंकि हम कुछ है ही नहीं करने के लिए। और जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। जैसे टिपिकली 2-2.5 रुपए स्क्वायर फीट की अगर बात करें, 3 रुपए रेजिडेंशियल में होती है, तो वहां पे 10 रुपए होती है, क्योंकि पूरा ऑफिस कंपाउंड AC का होगा, तो आप मेंटेनेंस दे के आप थक जाते हो। तो लोग उससे उस इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए उसमें वो नहीं कर पाते। सो बट आई रिकमेंड इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल, अगर आपके पास आपको लगता है इस एरिया का स्कोप है और वहां पे कुछ प्रॉपर हब के अंदर बन रहा है, तो आप देख सकते हो। सर एक आखिरी बात, एक व्यक्ति आया गांव से गुड़गांव तक, तो आपको लगभग 17 साल आपने बताए, तो आपने खुद ने इसमें किस पैसों से शुरुआत करी? क्या आप माइनस में थे, या अभी आपने कितना इसमें बनाया, और कितने लोगों को मदद करी कितना पैसा बनाने में? वो के बाद फिगर पे आती ही है, लोग कमेंट्स में और सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, तो वो बताइए सर। मुझे लगता है मैंने जो मेरे पास एक हम आपको इंटरव्यू भी हमारा मिलेगा, एक हमारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने हमारे साथ पैसा लगाया अराउंड 2009-10 के आसपास ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव। उस वक्त वहाँ पे फ्लैट की वैल्यू कुछ 20 लाख के आसपास थी, और उस प्रॉपर्टी को हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया 40-50 लाख के आसपास, आई थिंक 60 लाख में भी ट्रेडेड। उस 60 लाख के पैसे को फिर हमने लगाया एक लैंड पे, इन्वेस्टर ने कुछ एक लैंड पे लगाया, 2 छोटे प्लॉट्स लिए, उसके ऊपर उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए, कुछ और लोन लिया, उसके ऊपर वो अपार्टमेंट बने, रेंटल इनकम बनी, उसके फिर लोन लिया, फिर उसको सेल करके कोई दूसरी बड़ी चंक पे दिया। आज मैं बात करूं पिछले 13-14 साल के अंदर, आज वो 20 लाख वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रेड करते करते वो पहुंच गई है ऑलमोस्ट 20 करोड़ पे। क्या बात है! तो ये ऑलमोस्ट लगभग 100 गुना हो गया। यस। तो अगर आप राइट टाइम पे स्विच कर रहे हो, राइट टाइम पे एंट्री कर रहे हो, राइट टाइम पे स्विच कर रहे हो, देन यू कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, तो आपका पैसा बनेगा। और उसके लिए जरूरत है मैं आप जैसे रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड मेंटोर्स की। एग्जैक्टली, यस। एंड इन टर्म्स ऑफ मुझे लगता है ये दिस इज द ओनली बिजनेस, अगर मैं कंसल्टेंसी प्रोफेशनल्स की बात करूं, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पे
आपके पास कोई बैरियर नहीं है। जैसे एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी होती है कि इतने ही कपड़े प्रोड्यूस कर सकती है। ये अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि वो इतने ही बना सकती है। जैसे फोन की कैपेसिटी आ रही है साल के 10 लाख फोन ही बना सकती है। इन रियल एस्टेट कंसल्टेंट देयर इज नो लिमिट। अगर you have that thought process, अगर sky is the limit, sky is the limit, तो वो एक एरिया है जिसके ऊपर मुझे लगता है, जैसे आप सपोज करो आपको 50 लाख रुपए साल का बनाना है, तो अगर आप फैक्ट्री डालनी है तो यू हैव टू थिंक यार मुझे 2 करोड़ का लैंड लेना पड़ेगा, फिर उसमें 1 करोड़ की मशीनरी डलेगी, उसके अंदर ये करना पड़ेगा। बट अगर इफ यू वांट टू मेक 1 करोड़ इन रियल एस्टेट, सो यू जस्ट नीड गाइडेंस। अगर आप हमारे साथ टाइम बिताते हो, यू बीन और मेंटरशिप, यू बीन और ग्रोथ पार्टनर नेटवर्क, जहां हमको लगता है कि ये स्टेप्स है, मैं नहीं कि वो 1 साल के अंदर आप बना सकते हो, बट आप लगभग कुछ 3-4 साल का टाइम जर्नी क्रॉस करने के बाद यू विल बी दैट पोजीशन कि हाँ मैं अब ये अर्निंग पोटेंशियल्स पे हूं। बिकॉज अगर मैं अभी लास्ट ईयर का डेटा बताऊं आपको, लगभग कुछ 23 लाख फ्रेश होम सेल हुए हैं इन दिस मार्केट, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर हम लोग बात करें तो। और 23 लाख मैं तो ये मानता हूँ, यदि एक घर की एवरेज कॉस्ट हम कितनी माने, लगभग अगर 20-25 लाख भी है, 25 भी माने, हाँ, तो भी 23 लाख इंटू 25 लाख इक्वल टू ये टर्नओवर क्रिएट हो जाता है। तो जो हमने अगर एनसीआर मार्केट को जो हमने स्टडी किया, तो उसके अंदर ईयरली आप मान के चलो लगभग जो फ्रेश ट्रांजैक्शंस का जो कमीशन स्ट्रक्चर, जो ब्रोकरेज वॉल्यूम था, वो लगभग कुछ 7,000 करोड़ के आसपास था। 7,000 करोड़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी। ये इतना स्कोप है। अगर आप बहुत बेयर मिनिमम अर्निंग पोटेंशियल, इतना टर्नओवर हम पूरी टीम के साथ भी क्रिएट करते हैं और 0.001% भी यदि हम इनकम करते हैं तो भी हमारी इनकम ये होती है। तो ठीक है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच कि आपने हम सभी को इंस्पायर किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छे प्रोफेशनली काम करने के लिए। हम भी आपको बधाई देते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर